महाजनपद और मौर्यकाल भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण युग हैं, जिनमें सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक विकास का गहरा प्रभाव पड़ा। इन कालों के अध्ययन से यह समझ आता है कि कैसे भारतीय उपमहाद्वीप में सभ्यतागत विकास हुआ और कैसे मजबूत साम्राज्य बने। इस विवरण में महाजनपद काल की स्थापना, महाजनपदों की विशेषताएं, मौर्य साम्राज्य का उत्थान, इसकी शासन व्यवस्था और अन्य सांस्कृतिक पहलुओं का विस्तृत विवरण है। एक महाजनपद काल, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व। महाजनपद काल भारतीय उपमहाद्वीप में एक निर्णायक युग था। यह वह समय था जब छोटे छोटे राज्य और जनपद बड़े महाजनपदों में विकसित होने लगे। इस समय भारतीय समाज में गहरे राजनीतिक और सामाजिक बदलाव आए। 1.1 महाजनपदों की स्थापना। महाजनपदों का अर्थ है महान राज्य। ये महाजनपद एक तरह से बड़े और शक्तिशाली राज्यों के रूप में विकसित हुए थे। इस समय तक आर्य समाज और अन्य जनजातियां उत्तर भारत में फैल चुकी थीं। कृषि और व्यापार के विकास के कारण सामाजिक और राजनीतिक संगठनों का विस्तार हुआ, जिसके परिणामस्वरूप मजबूत राजनैतिक संस्थाएं उभरी। 1.2 महाजनपदों की संख्या और नाम। बौद्ध और जैन ग्रंथों में महाजनपदों की संख्या 16 मानी गई है। इन 16 महाजनपदों के नाम हैं: 1 आंग, 2 मगध, 3 काशी, 4 कोशल, 5 वज्जी, 6 मल्ल, 7 आचेदी, 8 वत्स, 9 कुरु, 10 पांचाल, 11 मत्स्य, 12 शूरसेन, 13 अश्मक, 14 अवंती, 15 गांधार, 16 कंबोज। प्रत्येक महाजनपद की अपनी एक स्वतंत्र राजनीतिक इकाई थी और अधिकांश में राजाओं का शासन था, हालांकि कुछ गणराज्य भी थे, जैसे कि वज्जी महासंघ और मल्ल। 1.3 महाजनपदों की विशेषताएं। महाजनपदों में विकास के कई कारण थे, जैसे कृषि का विस्तार, व्यापार और उद्योगों का विकास और सैन्य शक्ति में वृद्धि। इनमें से कुछ महाजनपद शक्तिशाली राजाओं के अधीन थे और उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों का विस्तार किया। इन महाजनपदों का विकास नगरों और कस्बों के रूप में हुआ, जो कि व्यापार और शिल्प के केंद्र बने। वज्जी और मल्ल जैसे गणराज्यों में राजा नहीं होते थे, बल्कि शासन एक सभा द्वारा होता था। 1.4 मगध का उदय। महाजनपद काल के अंत तक मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। यह वर्तमान बिहार में स्थित था और गंगा तथा सोन नदियों के किनारे विस्तृत था। मगध के उभार का कारण उसकी उपजाऊ भूमि, व्यापारिक मार्गों पर स्थित होने और प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता था। 2 मौर्य साम्राज्य का उत्थान, 322 ईसा पूर्व, 185 ईसा पूर्व। मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारतीय इतिहास का पहला विशाल और संगठित साम्राज्य था, जिसने लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया। इसका संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसने मगध के राजा घननंद को हराकर नंद वंश का अंत किया और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। 2.1 चंद्रगुप्त मौर्य का उत्थान। चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य, जो महान राजनीतिक गुरु थे, का मार्गदर्शन प्राप्त था। चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त ने नंद वंश के अत्याचारी शासक घननंद को हराकर मगध पर अधिकार कर लिया और मौर्य वंश की स्थापना की। इसके बाद उसने धीरे धीरे अपने साम्राज्य का विस्तार किया और पश्चिम भारत तक अपने राज्य को फैलाया। चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र इस काल की प्रशासनिक और आर्थिक नीतियों का महत्वपूर्ण स्रोत है। 2.2 बिंदुसार का शासन। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठा। बिंदुसार ने अपने पिता के साम्राज्य को समृद्ध और सशक्त बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसके शासनकाल में मौर्य साम्राज्य स्थिर रहा और कई क्षेत्रों में उसने प्रशासनिक सुधार किए। 2.3 अशोक महान और धर्म का प्रसार। बिंदुसार के बाद अशोक मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक बना। अशोक के प्रारंभिक शासनकाल में कई युद्ध हुए, लेकिन कलिंग युद्ध, लगभग 261 ईसा पूर्व, ने उसके जीवन को बदल दिया। इस युद्ध में हुई भीषण जनहानि को देखकर अशोक ने हिंसा का त्याग कर दिया और बौद्ध धर्म अपना लिया। इसके बाद उसने अहिंसा और धर्म के सिद्धांतों का प्रचार शुरू किया। अशोक ने बौद्ध धर्म को न केवल भारत में, बल्कि श्रीलंका, म्यांमार और दक्षिण पूर्व एशिया में भी फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
उसने अपने शासनकाल में स्तंभ और शिलालेखों के माध्यम से अपनी नीतियों का प्रचार किया। 3. मौर्य शासन व्यवस्था। मौर्य साम्राज्य की शासन व्यवस्था अत्यंत संगठित थी। यह साम्राज्य एक केंद्रीकृत राज्य था, जिसमें राजा के अधीनस्थ अधिकारी और राज्यपाल होते थे। 3.1 प्रशासनिक संरचना। मौर्य साम्राज्य का शासन 3 मुख्य अंगों में बंटा था। केंद्रीय प्रशासन, राजा इसका प्रमुख होता था। चाणक्य द्वारा सुझाई गई नीतियों का पालन किया जाता था। प्रांतीय प्रशासन, साम्राज्य को प्रांतों में बांटा गया था और हर प्रांत में एक प्रांतीय गवर्नर नियुक्त किया जाता था। स्थानीय प्रशासन, गांवों और नगरों में पंचायतें होती थीं, जो प्रशासनिक कार्यों को देखती थीं। 3.2 सेना और जासूसी तंत्र। मौर्य साम्राज्य की सैन्य शक्ति भी अत्यंत प्रभावी थी। इसके पास एक विशाल सेना थी, जिसमें पैदल सैनिक, अश्वारोही, हाथी और रथों का संगठित तंत्र था। इसके अतिरिक्त मौर्य साम्राज्य में एक सुदृढ़ गुप्तचर प्रणाली थी, जो साम्राज्य के सभी हिस्सों में शासन की जानकारी एकत्रित करती थी। 3.3 कर प्रणाली और आर्थिक व्यवस्था। मौर्य साम्राज्य की आर्थिक व्यवस्था बहुत मजबूत थी। किसानों से कर वसूला जाता था, जिसे भोग कहा जाता था। इसके अतिरिक्त व्यापार पर भी कर लगाया जाता था। साम्राज्य में सिक्कों का प्रयोग होता था, जिससे व्यापार को बल मिला। 4. मौर्य साम्राज्य की सांस्कृतिक उपलब्धियां। मौर्य काल में सांस्कृतिक और स्थापत्य कला का भी खूब विकास हुआ। इस काल के अवशेष, जैसे अशोक स्तंभ और शिलालेख, मौर्य कला के प्रमाण हैं। 4.1 स्थापत्य कला। अशोक ने अपने शासनकाल में कई स्तंभों का निर्माण करवाया। ये स्तंभ धार्मिक संदेशों को फैलाने के लिए बनाए गए थे। सबसे प्रसिद्ध स्तंभ सारनाथ में है, जिसे आज भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया है। 4.2 साहित्यिक योगदान। अर्थशास्त्र, जो चाणक्य द्वारा रचित है, मौर्य साम्राज्य की राजनैतिक और आर्थिक संरचना का गहन अध्ययन प्रदान करता है। यह भारतीय राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज की तत्कालीन स्थिति को समझने का महत्वपूर्ण स्रोत है। 4.3 धर्म का प्रसार। मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म का व्यापक प्रचार हुआ। बौद्ध भिक्षुओं को अन्य देशों में भेजा गया ताकि धर्म का प्रसार हो सके। 5. मौर्य साम्राज्य का पतन। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा। अशोक के उत्तराधिकारियों में राज्य की एकता बनाए रखने की क्षमता नहीं थी। 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया। इसके बाद शुंग वंश ने शासन संभाला। निष्कर्ष। महाजनपद और मौर्यकाल भारतीय इतिहास के 2 महत्वपूर्ण युग हैं। महाजनपद काल में क्षेत्रीय शक्तियों का उभार हुआ, जो मौर्य साम्राज्य के रूप में एक विशाल और संगठित राज्य में परिवर्तित हुआ।